Good evening, everybody. Good evening, everyone. Good evening, everybody. Audible and visible. All right. So, welcome to Olympiad Corner, your own channel, and welcome to an academy. I'm your educator Priyanka, and let's begin with a little bit of chemistry and complete the redox. All right, मैंने आपको कुछ practice questions दिए थे. I hope आपने ये कर लिए होंगे. So, आज हम begin करेंगे with titration, right? टाइट्रेशन से पहले यस मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें रिकॉल कराना चाहूँगी. देखिए ये सब चीज़ें ना भी रिक्वायर्ड हैं टाइट्रेशन करने के लिए और टाइट्रेशन को आगे समझने के लिए. चलिए आप यहाँ से आप आज की क्लास में हम टाइट्रेशन बिगिन करेंगे. सो टाइट्रेशन के लिए आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, एन फैक्टर, ये सब निकालना आना चाहिए था, जो आप आई थिंक आपने रिवाइज कर लिया होगा. मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि आज की क्लास के लिए आप नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको रिवाइज करके आइएगा. साथ में नेक्स्ट क्लास के लिए आप रिवाइज करके आइएगा कि एन फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं सारे और इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में. राइट, आज की क्लास में हम टाइट्रेशन बिगिन करेंगे. टाइट्रेशन लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, लास्ट पार्ट और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. सो अभी तक जो बेसिकली हमने सारी मेहनत करी है वो इसी को कवर करने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए करी है. रिडॉक्स कॉन्सेप्ट से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ से तो खैर आते ही हैं. चलिए सो बिगिन करते हैं टाइट्रेशन. नाउ व्हाट इज टाइट्रेशन? इट इज ऑल्सो नोन एज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम इसे टाइट्रेशन कहते हैं. टाइट्रेशन बेसिकली होता क्या है? टाइट्रेशन जो है ये एक प्रोसेस है डिटर्मिनेशन का कि हमको एक अननोन सोल्यूशन दिया गया है. लाइक देखिए, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं एक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की. एक एसिड दिया गया है और एक बेस दिया गया और एक हमारे पास है इंडिकेटर. ठीक, तो एसिड की मान लीजिए इनमें से किसी एक की मान लेते हैं हम कि हमें एसिड की कंसेंट्रेशन पता नहीं है और हमसे कहा जा रहा है कि इस एसिड की कंसेंट्रेशन आप पता करिए. ठीक, तो हमारे पास एसिड है, हम क्या करते हैं, हम एक बेस ले लेते हैं. बेस हम प्रिपेयर करते हैं, उसकी कंसेंट्रेशन हमको पता होती है. तो इस सोल्यूशन को जिसकी कंसेंट्रेशन हमको पता हो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन. सो हम बेस अपनी कंसेंट्रेशन के हिसाब से अपने हिसाब से हम उसे प्रिपेयर करते हैं और दोनों का हम रिएक्शन करा देते हैं. तो जो दोनों का जब हम रिएक्शन करा रहे हैं इस बीच में हम एक इंडिकेटर भी डाल देते हैं. ठीक है, और ये सब हम बड़े कंट्रोल्ड मैनर में कराते हैं. कैसे कराते हैं वो अभी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ. कैसे कराते हैं? हम ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को बेस के अंदर गिराते हैं और उस बेस के अंदर ऑलरेडी पड़ा है मान लीजिए इंडिकेटर. मान लीजिए हम फिनोफ्थिलीन यूज करते हैं. फिनोफ्थिलीन बेस में कैसा कलर देता है? यस, पिंक. सो पिंक कलर का वो सोल्यूशन रहता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड मान लीजिए, जैसे हम लिख के ही बात करते हैं, मान लीजिए HCl है मेरे पास जिसकी कंसेंट्रेशन मुझे बोला गया है कि मैं डिटरमाइन करूं. तो मैंने क्या किया, मैंने एक बेस का सोल्यूशन खुद से बना लिया और इसकी कंसेंट्रेशन मुझे पता है, मतलब मुझे इसकी मोलारिटी पता है, नोन है इसकी मोलारिटी, और इसकी वॉल्यूम भी ऑब्वियसली नोन है क्योंकि मैंने ही बनाया ये सोल्यूशन. राइट, तो इसकी वॉल्यूम भी मुझे नोन है. सो इसकी कंसेंट्रेशन मुझे पता है, प्लस मैंने इसमें इंडिकेटर ऐड कर दिया है. इंडिकेटर की जगह मैं यहाँ पे फिनोफ्थिलीन ही लिख देती हूँ या पिंक कलर लिख देते हैं. मेरे पास ये पिंक कलर से इंडिकेटर है इसमें. अब बस आप इमेजिन करके मुझे बताना, जैसे ही इक्विवेलेंस आएगा, यानी कि जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ध्यान से सुनना,
जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि HCl के इक्विवेलेंट्स बराबर हो जाएंगे NaOH के इक्विवेलेंट्स के बराबर, एसिड के इक्विवेलेंट्स बेस के इक्विवेलेंट्स के बराबर आ जाएंगे, वैसे ही क्या होगा, सोल्यूशन जो है दैट इज गोइंग टू टर्न न्यूट्रल, राइट। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और हमको ये पिंक कलर गायब होता नजर आएगा, यानी कि इंडिकेटर चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हुई भाई। समझ आई? ठीक है, अब ये तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। सो हमें यहां से इसके इक्विवेलेंट्स पता है, इसके इक्विवेलेंट्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। इट इज एज सिंपल ऑन पेपर, ठीक है, एज सिंपल ऑन पेपर। चलिए, बहुत बढ़िया कृष, ठीक है। सो इट इज एज सिंपल ऑन पेपर, पेपर पे कर सकते हैं बहुत आराम से, प्रैक्टिकली करने में बहुत आफत आती है, बहुत सारे प्रिसिशंस चाहिए होते हैं। करते कैसे, पहले हम वो देखते हैं। सो पहले कुछ इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लीजिए, ताकि आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिला रहे, कि रेफरेंस के लिए आपको पता हो कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहीं से बिगिन करते हैं, टाइट्रेशन। सो इसको हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी बोलते हैं। आपको कई बुक्स में ये चैप्टर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के हिसाब से अलग से मिलेगा, टॉपिक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ओके, जिसके अंदर हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होने वाली रिएक्शंस को कवर करते हैं। एक होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, राइट, ये होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो कि एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर हो रहा है। सो हम बेसिकली यहाँ क्या कर रहे हैं, टाइट्रेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन। मैं कुछ टर्म्स आगे यूज करूंगी, पहले उनको एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कैसे कराया जाता है टाइट्रेशन लेबोरेटरी में। बेसिक आइडिया क्या है वो मैंने आपको दे दिया है। सो द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, अननोन सॉल्यूशन, बाय अनदर सॉल्यूशन, बाय अनदर सॉल्यूशन of known strength under volumetric conditions। कॉपी करिए इसको, under volumetric conditions is known as titration। तो ये टाइट्रेशन कई तरीके के होते हैं। हम यहाँ बेसिकली दो तरह के टाइट्रेशन पढ़ने वाले हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन और रिडक्शन ऑक्सीडेशन टाइट्रेशन। कई तरीके के होते हैं, अलग अलग जगह यूज होते हैं। बाकी हम इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं, हम ये दो तरीके के टाइट्रेशन पढ़ने वाले हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन एंड रिडक्शन ऑक्सीडेशन टाइट्रेशन, जिसी के लिए हमने ये सारी कहानी करी है अब तक। गुड इवनिंग राहुल, हेलो अननोन। चलो भाई, ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब मैंने क्या लिखा है यहाँ, द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि हम कंसेंट्रेशन डिटरमाइन करनी है ऑफ अ सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं है कि उसके अंदर कितने मोल्स हैं या उसके अंदर कितने इक्विवेलेंट्स हैं सोल्यूट के, हम उसकी कंसेंट्रेशन डिटरमाइन करना चाहते हैं और हमें उसकी कंसेंट्रेशन के बारे में पता ही नहीं है। तो ऐसे सोल्यूशन के लिए हमने क्या इलाज निकाला, चलो भाई हमको पता है कि ये एसिड है, भाई नाम तो दिया जाएगा ना सोल्यूशन का, कि ये इस चीज का सोल्यूशन है, HCl का सोल्यूशन है, NaOH का सोल्यूशन है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि कौन सा किसका सोल्यूशन है, हमें उसकी कंसेंट्रेशन निकालनी है, तो हम उसको उसके हिसाब से रिएक्शन करा लेंगे। अगर एसिड है तो बेस से रिएक्शन करा लेंगे, अगर बेस है तो एसिड से करा लेंगे, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट से करा लेंगे, अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सोल्यूशन बना करके हम उससे रिएक्शन करा लेंगे। लेकिन जो सोल्यूशन हम बनाएंगे उसकी कंसेंट्रेशंस हमें पता होंगी, क्योंकि वो हम खुद बना रहे हैं।
राइट तो एक की कंसेंट्रेशन हमें नोन होंगी, दूसरे की हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे बस वही चीज है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। बाय अनदर सोल्यूशन ऑफ नोन स्ट्रेंथ अंडर वॉल्यूमेट्रिक कंडीशंस। वॉल्यूमेट्रिक कंडीशंस यानी कि एक्वस सोल्यूशन में हम रिएक्शंस करा रहे हैं, ठीक है, यानी कि वाटर के अंदर हम ये रिएक्शंस कराते हैं। सो ऑफ नोन स्ट्रेंथ, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन एंड देन ऑफ नोन स्ट्रेंथ। सो ऐसे सोल्यूशन को जिसकी स्ट्रेंथ हमें नोन होती है, ऐसे सोल्यूशन को जिसको हम बनाते हैं उसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन, राइट, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज टाइट्रेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज टाइट्रेंट। ये मैं सब लिखाऊंगी, ये मैं इसलिए लिखा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा नया चीज है आपके लिए, थोड़ा आपसे एफर्ट करवाएगा समझने के लिए, आपको डीप थिंकिंग करवाएगा ये टॉपिक। तो ये छोटी छोटी चीजें जब भी आप भूल जाएं तो आप रेफर कर सकें, ये जरूरी चीजें हैं। सो मैं अभी तक आपको इतना कुछ लिखवाती नहीं हूं एज सच, लेकिन इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखवाऊंगी जरा सी, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक का मीनिंग बेटा एक्वस सोल्यूशन में हो रहा है रिएक्शन, ये एक्वस सोल्यूशन में रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, ये मतलब है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का, ठीक। चलो उनकी वॉल्यूम्स का यूज कर रहे हैं हम। देन अब खास बात ये है, द फंडामेंटल क्या है इसका भाई, किस बेसिस पे हम करा रहे हैं, द फंडामेंटल बेसिस, अरे क्या कर दिया, द फंडामेंटल बेसिस ऑफ ऑल टाइट्रेशंस is the law of equivalence, यानी कि law of equivalence पे बेस करके हम टाइट्रेशन करते हैं। law of equivalence का इस्तेमाल हम यहां करते हैं टाइट्रेशन कराने के लिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यूज ही यही है, ठीक है। चलिए, सो इसी के लिए आपने पूरी कहानी पढ़ी थी। law of equivalence which states that at the end point ये सब वर्ड्स जो मैं मार्क कर रही हूं ये आपको जानने हैं। of a titration, at the end point of a titration, the volume of the two titrants, RANTS, titrants भी पता होना चाहिए, titrants reacted have same number of equivalents और मिली इक्विवेलेंट्स। अब ये क्या कहना चाहते हैं, सेम नंबर भी अंडरलाइन कर लीजिए, इक्विवेलेंट्स भी और मिली इक्विवेलेंट्स भी। अरे भाई क्या ही कर देती हूँ, ज्यादा जोश। ऑलराइट, अब ये वाला खास पॉइंट है, ये क्या कह रहा है, द फंडामेंटल बेसिस ऑफ ऑल टाइट्रेशन। टाइट्रेशन हम किस बेसिस पे करते हैं, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, हम यहाँ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस फॉलो करते हैं। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, जितना एसिड जितने बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, या एक जो नॉन सोल्यूशन है वो जितने अननोन सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कर रहा है, उल्टा बोल दिया मैंने, आप अननोन सोल्यूशन तो आपके पास पूरा ही है, नॉन सोल्यूशन आप जितना यूज कर रहे हैं उस अननोन सोल्यूशन के लिए जितनी उनकी वॉल्यूम्स रिएक्शन कर रही हैं उनके अंदर जितना इक्विवेलेंट्स है दोनों के वो बराबर हैं। यानी कि आपने एक फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क के अंदर आपने मान लीजिए HCl डाला, ठीक है, अननोन HCl डाला, ठीक, ऊपर से आप डाल रहे हैं, आपने NaOH का सोल्यूशन बनाया, वो आपने खूब सारा बना लिया, आपको नहीं पता कितना यूटिलाइज होगा तो आपने उसको खूब सारा ज्यादा बना लिया, ठीक।
तो इसमें से जितना सोल्यूशन नीचे जाएगा फ्लास्क में गिरेगा, जितना एसिड का सोल्यूशन नॉन सोल्यूशन जितना बेस के साथ रिएक्शन करेगा, जितना फ्लास्क में गिरेगा, सिर्फ उतने ही वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, उतनी ही वॉल्यूम यूटिलाइज हुई है। सो उतनी ही वॉल्यूम में जितने इक्विवेलेंट्स हैं एसिड के वो बराबर होंगे इक्विवेलेंट्स के किसके, बेस के इक्विवेलेंट्स के या नॉन सोल्यूशन के, अननोन सोल्यूशन के इक्विवेलेंट्स के। देखो फिर से पढ़ते हैं इस पॉइंट को। द फंडामेंटल बेसिस ऑफ ऑल टाइट्रेशंस इज द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस व्हिच स्टेट्स दैट एट एंड पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा या रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपस में रिएक्ट कंप्लीटली कर चुके होंगे। ठीक है, एंड पॉइंट मतलब रिएक्शन खत्म, बस हो गया न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, एंड पॉइंट वो पॉइंट होता है। एंड पॉइंट ऑफ अ टाइट्रेशन, द वॉल्यूम ऑफ द टू टाइट्रेंट्स रिएक्टेड टू टाइट्रेंट्स रिएक्टेड, कितनी वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम रिएक्ट हुई है बस उतनी वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम रिएक्शन में इस्तेमाल की गई है बस उतनी वॉल्यूम। ये ध्यान रखने का है क्योंकि अभी पिछला जो INJSO का पेपर आया था उसके अंदर एक ड्यूरेट उन्होंने दे दी थी और रीडिंग्स बताने को कहा गया था। ठीक है, तो मैं इसलिए आपका ध्यान दिला रही हूं इस पे, कितनी वॉल्यूम, जितनी पूरी ली गई है उतनी नहीं, सिर्फ उतनी जितनी रिएक्शन कर रही है। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, द वॉल्यूम ऑफ द टू टाइट्रेंट्स रिएक्टेड हैव सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और मिली इक्विवेलेंट्स। अब आप जब इक्विवेलेंट्स निकालते हैं या फिर मिली इक्विवेलेंट्स निकालते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ये बात तो आप जानते हैं, हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, राइट। ठीक है, चलिए, राइट, आई होप ये बात इतनी क्लियर होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम, यहां पे मैंने आपसे एक शब्द इस्तेमाल किया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन whose concentration is known to us, यानी कि जिसे हम खुद बना रहे हैं, known to us। ठीक है, हमको उसकी कंसेंट्रेशन पता है, हमको उसकी नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल्स, वॉल्यूम सब कुछ पता है। ठीक है, वो सोल्यूशन कौन सा? स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद एक और टर्म है इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट है जब हम कागज पे रिएक्शन लिख रहे हैं, हम कागज पे ये बता रहे हैं, कागज पे यानी कि थियोरेटिकली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम उनका डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि इतना इक्विवेलेंट इतने इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन कर देगा तो इतनी वॉल्यूम लगेगी। ठीक है, राइट। आप जानते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा फर्क होता है, प्रैक्टिकल्स करने में थोड़ा बहुत फर्क आता है, राइट। सो यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट वो है जो थियोरेटिकली हमारे हिसाब से जहां पे दोनों के इक्विवेलेंट्स जो हैं वो बराबर हो जाने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर में पढ़ के। ठीक है, मैंने अभी एक टर्म बोला था एंड पॉइंट और मैं अभी दूसरा वर्ड बोल रही हूँ इक्विवेलेंट पॉइंट, तो इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। ये थियोरेटिकल है जो हम कागज पे निकालते हैं, बताते हैं कि भैया इतने इक्विवेलेंट्स, इतने मिली इक्विवेलेंट्स के बराबर हैं या फिर इतनी इनकी वॉल्यूम यूज होगी, राइट। बस इतना ही थियोरेटिकल। ठीक है, तो हमारा क्या काम है? द पॉइंट एट विच, पॉइंट यानी कि वॉल्यूम, द पॉइंट या वॉल्यूम at which equivalents of a titrant becomes equal to equivalence ऑफ अ टाइट्रेट। आज हम खूब सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, यानी कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, कौन सा? अननोन
और एक सोल्यूशन है नोन। इस नोन सोल्यूशन को मैं बोल रही हूं स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ठीक है। और इसी को मैं बोल रही हूं, बार बार इस शब्द का इस्तेमाल होगा इसलिए इनको अच्छे से पहचान लीजिए। आप पहली बार इन शब्दों को सुन रहे हैं इसलिए मैं इस पे बहुत सारी बात कर रही हूं। अभी तक पूरे चैप्टर में इतनी सारी हमने क्लास ले ली, लेकिन हमने इस बारे में अभी तक बिल्कुल बात नहीं करी है। ये बिल्कुल जीवन में पहली बार आप सुन रहे हैं इसलिए इन पे इतना स्ट्रेस डाल रही हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सारे वर्ड्स, इसलिए इतना लिख रही हूँ। आपको भी लिखना है और लिखते लिखते याद हो जाए अभी के अभी, इनके बारे में एकदम क्लैरिटी हो आपको। टाइट्रेंट क्या होता है, टाइट्रेट क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, इक्विवेलेंट एंड पॉइंट क्या होता है, ठीक है। सो क्या लिखा मैंने, टाइट्रेंट बिकम्स इक्वल टू स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन को ही हम क्या कहते हैं, टाइट्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइट्रेंट। इसको ही हम टाइट्रेंट कहते हैं। तो आपके पास एक अननोन सोल्यूशन है, एक नोन सोल्यूशन है, जिसको आप कह रहे हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन या टाइट्रेंट, ठीक है। अब नॉन सोल्यूशन के आपको क्या पता है, नॉर्मेलिटी भी पता है और वॉल्यूम भी पता है। नॉर्मेलिटी भी पता है और वॉल्यूम भी पता है। क्यों भाई, क्यों भाई, आप ही ने तो बनाया है इसलिए आपको दोनों चीजें पता है कि आपने कितनी वॉल्यूम बनाई है और कितने मोल्स लिए हैं उसमें, या फिर कितने इक्विवेलेंट्स आपने उसमें डिसॉल्व किए। तो मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम सब पता है आपको, उसके बारे में सारी बातें पता है। इक्विवेलेंस पॉइंट पे थियोरेटिकली यहाँ पे दोनों के इक्विवेलेंट्स जो हैं वो बराबर हो जाने चाहिए। दोनों के इक्विवेलेंट्स जो हैं वो बराबर हो जाने चाहिए, राइट। ये नोन है, वो नोन है, तो दोनों के इक्विवेलेंट्स आपके बराबर हो जाने चाहिए। सो यहाँ पे आप इसको एक तरीके से और कह सकते हैं, और इट इज द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज्ड। देखो आइडिया बिहाइंड क्या है, आइडिया बिहाइंड ये है कि दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर होने चाहिए। कब बराबर होंगे, कब बराबर होंगे, जब फलानी फलानी वॉल्यूम यूज हो गई है। इक्विवेलेंस पॉइंट वो वॉल्यूम है, वो एंड पॉइंट है, वो वॉल्यूम है जिसपे अननोन और नोन के इक्विवेलेंट्स बराबर हो जाएंगे। आप वॉल्यूम, आपके पास इतना बड़ा सोल्यूशन, इतनी बड़ी ब्यूरेट है, उसके अंदर सोल्यूशन भरा हुआ है पूरा ऊपर से नीचे तक, ठीक है। आपने नीचे से उसका नोजल खोला, उसके टैप में से, वहां से धीरे 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 क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे क्या होता जा रहा है कि उसमें से सोल्यूशन गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो नीचे जो आपके पास फ्लास्क है, उस फ्लास्क के अंदर जो दूसरा अननोन सब्सटेंस है, उसके अंदर रिएक्शन होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। जैसे ही इंडिकेटर कलर चेंज करेगा आप वो नोजल बंद कर देंगे कि हो गया रिएक्शन, ठीक है। तो जिस वॉल्यूम पे आप वो बंद करेंगे वो इक्विवेलेंस पॉइंट है, जिस वॉल्यूम पे आप वो टैप बंद करेंगे वो इक्विवेलेंस पॉइंट है, ठीक है, राइट। मतलब हम उसको कह रहे हैं, उस वॉल्यूम को कह रहे हैं कि जो थियोरेटिकली ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज, इट इज द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज्ड। जितनी यूज हुई है, आपके पास जितनी वॉल्यूम थी, जितनी यूज हुई है, उसको आप सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको यूज्ड वॉल्यूम मिल जाएगी, ठीक है। बात समझ आ रही है? गुड इवनिंग अनीश अहमद, गुड इवनिंग। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगी जब तक आपके दिमाग में घुस नहीं जाए। कहीं भी डाउट हो प्लीज पूछिए। आई एम गोइंग वेरी स्लो विद दिस टॉपिक बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थोड़ा सा चैलेंजिंग है बट वी विल डू इट, है ना। तो जहां भी डाउट आए पूछते चलना, ठीक है। और आज तो वैसे भी ऐतिहासिक दिन है ना। 6-5 या 6-4 लैंडिंग होगी। जल्दी से क्लास खत्म करेंगे, पढ़ के अच्छे तरीके से, सेटिस्फैक्शन के साथ, राइट। तो आज दुनिया में इतिहास रचा जाएगा, होपफुली, कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस कर लेते हैं, एंड पॉइंट। इसी पेज पे करूंगी ताकि आपको दोनों चीजें यहीं मिल जाएं। एंड पॉइंट, एंड पॉइंट क्या होता है, ठीक है। एंड पॉइंट क्या होता है, द वॉल्यूम। अब सुनना ध्यान से, देखना डिफरेंस बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बहुत बिल्कुल बारीक डिफरेंस है, बिल्कुल बारीक डिफरेंस। द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन
the volume of standard solution, the volume of standard solution where indicator changes color, where indicator changes color। यानी कि क्या समझ में आया, ये तो सब हम कागजी कार्यवाही कर रहे थे, कागज पे पता था हमको कि इतनी यूज करेंगे तो इतना हो जाना चाहिए, इतने इक्विवेलेंट्स के बराबर होंगे तो इतनी वॉल्यूम यूज होनी चाहिए, राइट। हम जब रिएक्शन करते हैं, एक्चुअली कंडक्ट कराते हैं, तब जिस पॉइंट पे इंडिकेटर कलर चेंज कर दे वो पॉइंट पे आप टैब क्लोज करते हैं, वही होता है एंड पॉइंट, वही होता है एंड पॉइंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भैया थ्योरेटिकल है, ये अपना प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल एरर्स होते हैं, प्रैक्टिकल एरर्स होने के कारण दिस एंड पॉइंट हैज टू बी वेरी क्लोज टू द इक्विवेलेंस। ये आइडियल कंडीशन है और ये एक्चुअल कंडीशन है, ये आइडियल कंडीशन है और ये एक्चुअल कंडीशन है कि हाँ भाई इतना रिएक्शन कर रहा है, ये पूरी तरह से रिएक्शन हो गया है और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस पे रिएक्शंस हो रही हैं, राइट। तो ये बिल्कुल आइडियल कंडीशन वाली चीज होती है जब हम ये कहते हैं कि हाँ भाई सब कुछ वैसे ही होगा जैसे हमने प्लान किया है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो दिमाग का दही कर देता है और फिर हमको जो आता है उसमें हम गड़बड़ कराते हैं, राइट। तो ये वो वाली कंडीशन है एंड पॉइंट प्रैक्टिकल। क्या कहने का मेरा मतलब था, प्रैक्टिकल। हम कह रहे हैं ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है, तो प्रैक्टिकली हमको कैसे पता चलेगा एंड पॉइंट आ गया, हमने डाल रखा है यहाँ कौन, इंडिकेटर। इंडिकेटर यानी कि रंग बदलती दुनिया, ठीक है। इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, मेरा क्या है, जिस रीडिंग पे कलर चेंज हो जाए वही मेरी रीडिंग है और वही मेरा एंड पॉइंट है, मेरा नहीं भाई, किसका, टाइट्रेशन का, ठीक है। तो वही टाइट्रेशन का एंड पॉइंट है जहां पर इंडिकेटर कलर चेंज करके जोर से चिल्ला के बता दे कि रिएक्शन कंप्लीट हुई, रिएक्शन कंप्लीट हुई, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, एंड पॉइंट आ गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दोनों साइड बराबर हो गए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अननोन और नोन के इक्विवेलेंट्स बराबर हो गए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ जी, सॉफ्ट लैंडिंग। बताओ बताओ जल्दी बताओ, समझ में आई कि नहीं आई, बत्ती जली कि नहीं जली तुम सबकी, थियरी समझ में आई कि नहीं आई, इसके पीछे की थियरी जरूरी है, बताओ जल्दी बताओ, आई। चलो क्रिश तुम्हें आ गई, बहुत बढ़िया। तुमसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मुझे बहुत खुशी देता है, क्योंकि तुम कहते हो कि मुझे डिफिकल्ट लगती है, इसलिए। चलो इतनी आ गया है, इतनी दूर तक आ गए हैं। So Krish, you should say, I have come this far not to stay here, but to move on, right? बड़े आगे। डिफरेंस क्या है दोनों में, थ्योरी और प्रैक्टिकल का। एग्जैक्टली इक्विवेलेंस पॉइंट जो हम यहाँ निकालते हैं, जो हम पेपर पे निकालते हैं, वो प्रैक्टिकली हमेशा नहीं आता है। तो डिफरेंस ये है दोनों में कि थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन क्वेश्चन जब आपको दिया जाता है तो क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही तरह से दिया जाता है, ठीक है। या स्पेसिफिकली आपसे थ्योरेटिकल और एंड इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट दे करके आपसे पूछा जाए कि डिफरेंस बताइए कि इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में डिफरेंस कितना आ रहा है। NSCGS में ऐसे एनालिसिस वाली चीजें पूछ ली जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको दे दें कि इक्विवेलेंस पॉइंट इतना था और आपसे डेटा दे दें सारा का सारा एंड पॉइंट निकालने के लिए। तो एंड पॉइंट निकालने के लिए जो डेटा दे देंगे या इक्विवेलेंस पॉइंट का डेटा, इनमें से किसी का वाइस वर्सा डेटा दे दें और दूसरे को निकालने को कह दें, तो आपसे डिफरेंस पूछ लें कि आपको पता है कि नहीं पता है इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन हाउएवर आपको इसे फिलहाल एक मान के चलना है, क्वेश्चन के हिसाब से डील करना है, क्वेश्चन के हिसाब से डील करना है। पर आपको ये दोनों टर्म्स पता होने चाहिए, बस इतनी सी बात ध्यान में रखो, ये प्रैक्टिकल है और ये थ्योरेटिकल है। थियोरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस होते हैं। देखो जैसे इसका एक एग्जांपल मैं तुमको देती हूँ कि हम कहते हैं कि गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, रिएक्शन नहीं करता है। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? नहीं, दोनों इक्वल नहीं होंगे क्रिश, दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं होंगे। हमें ये कोशिश करनी होती है जब रिएक्शन हम करवाते हैं लेबोरेटरी में, जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तब हमको ये कोशिश करनी होती है कि हम प्रिसाइसली एक्सपेरिमेंट करें, प्रिसाइसली रीडिंग नोट करें, हमारा ध्यान बिल्कुल एक एक बूंद पे ही रहे, किस ड्रॉप के साथ कलर चेंज हो गया,
किस गिरती हुई ड्रॉप के साथ कलर चेंज हो गया, हमारा ध्यान उस पर रहना चाहिए, तो तभी हमें करेक्ट एंड पॉइंट मिलता है. दिस एंड पॉइंट शुड बी क्लोज टू दिस इक्विवेलेंस पॉइंट. वी शुड बी वेरी विजिलेंट. करता है आफ्टर लॉन्ग टाइम, हाँ करता है आफ्टर लॉन्ग टाइम, राइट. तो मैंने आपसे पूछा कि गोल्ड रिएक्शन करता है, हम कहते हैं, हम जब रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं या हम रिएक्शंस करवाते हैं, हम कहते हैं गोल्ड रिएक्शन नहीं करता, हम कहते हैं सिल्वर रिएक्शन नहीं करता, वेरी लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव. लेकिन क्या आपके घर में दिवाली के टाइम में चांदी के सिक्के साफ किए जाते हैं कि नहीं, उसके ऊपर ब्लैक परत जमती है कि नहीं जमती है, जमती है ना. कॉपर ग्रीनिश आज हो जाता है कि नहीं, इस समय बारिश के दिन हो रहे हैं, ग्रीनिश हो जाता है कि नहीं हो जाता है, हो जाता है ना. सो यही कहना चाहते हैं कि केमिस्ट्री लेबोरेटरी में अलग होती है, थियोरेटिकल किताबों में अलग होती है और प्रैक्टिकली अलग होती है. अलग इन द सेंस कि हम कुछ एक स्टैंडर्ड चीजें ही मेजर कर रहे होते हैं, उस पैरामीटर में रख के ही चीजों को देख रहे होते हैं. जैसे कि अगर हम रिएक्शन स्टडी करते हैं, हम सोडियम और वाटर की रिएक्शन की बात करें, हम कहें वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है. हम अगर फेरस सल्फेट और कॉपर की रिएक्शन को, कॉपर और फेरस सल्फेट की रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं, तो वो एक मॉडरेट रिएक्शन है. लेकिन अगर हम कहें कि भाई रस्टिंग ऑफ आयन, या फिर हम कहें कि गोल्ड का रिएक्शन, या हम कहें सिल्वर का रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो वो बहुत स्लो रिएक्शन है. सो अगेन उसको हम कहते हैं कंसिडरेबली कि ये बहुत स्लो रिएक्शन करता है, या लीस्ट रिएक्टिव है, या कैसे कह देते हैं लास्ट में आते आते क्या कह देते हैं, होता ही नहीं है इसका तो रिएक्शन, ठीक है. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकली तो होता है, तभी तो दिवाली की सफाई में बैठ के चांदी के सिक्के घिस रहे होते हैं, उसके ऊपर की सिल्वर सल्फाइड की लेयर निकाल रहे होते हैं. लोग फीमेल्स अपनी गोल्ड ज्वेलरी पॉलिश कराने देती हैं. पॉलिश क्यों करानी पड़ रही है भाई, चमक चली गई है इसीलिए तो करानी पड़ रही है. और वो क्यों चली गई है, करोजन की वजह से चली गई है. सो दिस इज प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ दैट, ठीक है. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट. चलिए बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट, ऐसे तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, लिखी दूं यहीं पे, बोथ इक्विवेलेंट पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर टेकन टू बी सेम फॉर क्वेश्चंस बोथ इक्विवेलेंट पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर टेकन टू बी सेम, ठीक है. चलिए अब एक बार आप देख लीजिए, मैं इतनी देर से आपको जो इमेजिन करने की कोशिश करवाई जा रही थी, वो क्या इमेजिन करवा रही थी मैं आपको. ये आपके पास एक ट्यूब होती है जिसे हम बोलते हैं ब्यूरेट, ठीक है. इस पे एक स्टॉप कॉक लगा होता है, इसमें एक छोटी सी नोजल है, और ये आपके पास एक फ्लास्क है. इस ब्यूरेट पे कुछ मार्किंग्स लगी हुई हैं. अलग अलग मेजरमेंट की ब्यूरेट्स होती हैं, ठीक है. इस ब्यूरेट के अंदर फिल करते हैं हम, इस ब्यूरेट के अंदर, इसको बोलते हैं, पहले तो हम इसको लिख दें, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं ब्यूरेट, ठीक है. इसको बोलते हैं, स्पेलिंग गलत लिख दी, इसको बोलते हैं ब्यूरेट, ठीक है. इस ब्यूरेट के अंदर जो सोल्यूशन हम फिल करते हैं, हम कौन सा सोल्यूशन फिल करते हैं, सुनिएगा, हम कौन सा सोल्यूशन फिल कर रहे हैं, जो हमने बनाया है. कौन सा सोल्यूशन, जो हमने बनाया है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन फिल कर रहे हैं, उसको हम मेजर करते हैं और उसको हम यहाँ फिल कर देते हैं. इसके अंदर हमने सोल्यूशन फिल कर दिया. इस सोल्यूशन को हम बोलते हैं, इस सोल्यूशन को हम बोलते हैं टाइट्रेंट. मैं वही शब्द इस्तेमाल कर रही हूं जो आपको पता होना चाहिए. टाइट्रेंट या स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ठीक है. टाइट्रेंट या स्टैंडर्ड सोल्यूशन. यहां पर भी आपके पास एक सोल्यूशन है, यहां पर भी आपके पास एक सोल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं अननोन सोल्यूशन, जिसको हम इतनी देर से अननोन सोल्यूशन कह रहे थे. और इस अननोन सोल्यूशन का नाम क्या है, बताइए, मुंह से बोलिए, आपको भी मैंने लिखाया है, टाइट्रेट. क्या बोलते हैं इसको, टाइट्रेट.
किसको? अननोन सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? टाइट्रेट बोलते हैं। ऊपर से आता है टाइट्रेंट, स्टैंडर्ड सोल्यूशन टाइट्रेंट, और अननोन सोल्यूशन टाइट्रेट, अननोन सोल्यूशन टाइट्रेट। अब आप ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या पता है? आपको इसके बारे में क्या पता है? आपको इसकी वॉल्यूम पता है। आपके पास क्या है? आपके पास नॉन सोल्यूशन है, आपके पास अननोन सोल्यूशन है, ठीक है। इस अननोन सोल्यूशन की आपको वॉल्यूम पता है। क्यों? क्योंकि आपने इसको मेजर करके डाला है इसके अंदर, ठीक है। हमें इसके बारे में क्या पता है? हमें सिर्फ एक चीज पता है, वॉल्यूम पता है, ठीक है। दिस इज नोन टू यू। बाकी आपको इसकी कंसेंट्रेशन जो है वो पता करनी है, आपको इसकी कंसेंट्रेशन जो है वो पता करनी है। इसके बारे में क्या पता है आपको? आपको इसकी वॉल्यूम पता है। कौन सी वॉल्यूम? आप सुनिएगा, आपको एक तो इसकी नॉर्मेलिटी पता है, इसकी नॉर्मेलिटी N1 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपने बनाया, आपको इसकी नॉर्मेलिटी पता है, ठीक है। अब वॉल्यूम कितनी यूज होगी, आपने इस रिएक्शन को कराना है, इसके अंदर डालना है आपने एक और चीज जिसको हमने क्या बोला था? इंडिकेटर। रंग बदलती दुनिया का खेल देखना है आपको, ठीक है। रंग बदलती दुनिया के रंगों का खेल देखना है। तो यहाँ पे आपने डाला एक इंडिकेटर। वो इंडिकेटर कब बोलेगा? मान लो इसके अंदर है हमारे पास HCl और इसके अंदर है हमारे पास मान लो NaOH, ठीक। इसके अंदर है कॉनिकल फ्लास्क में है हमारे पास क्या? टाइट्रेट जो है हमारे पास क्या है? HCl, और टाइट्रेंट हमने क्या लिया है? NaOH, और इंडिकेटर मान लो मैंने यहाँ डाल दिया है फिनोफ्थिलीन, ठीक है। इंडिकेटर मैंने डाल दिया है यहाँ फिनोफ्थिलीन। देखो अब क्या होगा, जैसे मैं इसका स्टॉप कॉक खोलूंगी क्या होना शुरू होगा? ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक ड्रॉप मेजर करके कंट्रोल्ड करा रहे हैं हम यहाँ, इसलिए हमने एक बार में पूरा नहीं उंडेल दिया। हमने क्या किया? ड्रॉप बाय ड्रॉप मेजर करके कर रहे हैं कि हर एक स्टेप पे कि एक्यूरेटली पता हो कितने वॉल्यूम ऑफ दिस HCl रिक्वायर्स कितना वॉल्यूम ऑफ दिस NaOH। ऑलराइट, तो हम जैसे ही नोजल ओपन करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे टाइट्रेंट गिरता जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH गिरता जाता है, NaOH HCl न्यूट्रलाइजेशन होता जाता है, जितना एक्स्ट्रा HCl पड़ा है एक एक ड्रॉप क्या करती जाएगी? न्यूट्रलाइज करती जाएगी, एक एक ड्रॉप न्यूट्रलाइज करती जाएगी। जैसे ही आखिरी ड्रॉप गिरेगी जो न्यूट्रलाइज करेगी, उसके बाद आने वाली अगली ड्रॉप फिनोफ्थिलीन को यहाँ पिंक कलर में चेंज कर देगी। फिनोफ्थिलीन बोलेगा कि सॉल्यूशन हो गया पिंक, यानी कि एंड पॉइंट आ गया। और जैसे आप वो पिंक कलर देखेंगे आप खट से नोजल बंद कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप ये पिंक कलर देखेंगे आप खट से नोजल बंद कर देंगे, और आपके नोजल बंद करते ही वो रीडिंग आपको मिल जाएगी। ये रीडिंग आपको मिल जाएगी। कौन सी रीडिंग? ये रीडिंग आपको मिल जाएगी। कौन सी रीडिंग? ये V1 वाली रीडिंग, ठीक है। V1 वाली रीडिंग कैसे मिलेगी? आपने ये रीडिंग ली तो कितना आपका टाइट्रेंट यूज हुआ है? कितना? यहां से यहां तक। सो दिस इज योर V1, इतना बचा है, इतना यूज हुआ, दिस इज योर V1। ये V1 रीडिंग आपको मिल जाएगी। बात समझ आई? बताओ, इतनी बात समझ आई? जल्दी बताओ, ये बात समझ आई? तनुष, आपको 11-12 का फुल सिलेबस बेसिक टू एडवांस 4 महीने में, तो बेटा फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उठानी पड़ेगी कोई IIT की बुक उठा लो, कौन सी, जिसके अंदर पुराने 25 साल 30 साल 35 साल के पेपर्स सॉल्व्ड मिल जाएं। उन सॉल्व्ड पेपर्स को करना शुरू कर दो। बेसिक से एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाएंगे, राइट। क्योंकि 4 महीने में बेसिक से एडवांस पढ़ना तो मुश्किल है, लेकिन जो वहां से आया गया है उसको सोल्यूशन देख के उसको समझना फिर भी आसान है, क्योंकि 4 महीने बहुत कम होते हैं अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो, ठीक है। चलिए कृष, बहुत बढ़िया, अगर आपको समझ आ गया है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, चलिए ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैं 1 मिनट पानी पी लूं, फिर आगे बात करते हैं इसको कैलकुलेशंस करने कैसे हैं। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेशंस के लिए आपने क्या यूज करना है? आपको N1 पता है, V1 पता है, N2 कैलकुलेट करना है।
N2 आपने कैलकुलेट करना है, N2 आपको कैलकुलेट करना है, और V2 ये क्या है V2, ठीक है। V2 भी हमें पता है क्योंकि ये तो हमने मेजर करके डाला है, ये हम ऐसे ही थोड़ी ना डाल देंगे, हम भी तो साइंटिफिक मेथड से काम कर रहे हैं। हम भी इसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पिपेट, वो देखिए सपेरे की बीन सांप के साथ वो पी पी करता है, वैसी होती है बिल्कुल एग्जैक्टली। बीच में बल्ब होता है और दोनों साइड उसके नोजल होती है, एक साइड से आप उसके पाइप से सक करते हैं, दूसरी साइड से उसके अंदर लिक्विड एंटर करता है, वो यहाँ पे आप इसको वापस डाल देते हैं। जैसे हम स्ट्रॉ से सक करते हैं वैसे सक करके उसके बल्ब के अंदर हम मेजर्ड क्वांटिटी डालते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। उसका यहाँ कुछ काम नहीं था, मैंने इसलिए उसको बनाया नहीं, ठीक है, पिपेट कहते हैं उसको। ओके, सो अब आपको यहाँ पे क्या पता है, नॉर्मेलिटी पता है, तो आपको यहाँ नंबर ऑफ मोल्स, एन फैक्टर पता है। अब नॉर्मेलिटी को आप कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी को आप कैसे लिख सकते हैं, एन फैक्टर इंटू फॉर्मूले आपको सारे याद हैं, आपने ये सारा कुछ पढ़ रखा है। एन फैक्टर इंटू मोल्स, अगर मोलारिटी दी गई है तो एन फैक्टर इंटू मोल्स आपको नॉर्मेलिटी दे, इक्विवेलेंट्स दे देंगे। ये क्या है, ये इक्विवेलेंट्स ही तो है, इक्विवेलेंट्स ऑफ नोन सोल्यूशन एंड इक्विवेलेंट्स ऑफ अननोन सोल्यूशन, दोनों बराबर है n1 इंटू v1, सो आपको मोल्स इंटू एन फैक्टर से भी मिल जाएगा, इसके भी एन फैक्टर इंटू मोल्स से मिल जाएगा, ठीक है। या आपको n1 v1 पता है तो वहां से निकाल सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूशन इस तरह से निकाल सकते हैं। और आपके पास कौन से तरीके हैं इक्विवेलेंट्स निकालने के, एक बार क्विकली रिकॉल करके हम यहाँ लिख लेते हैं, जो फॉर्मूले आपके बार बार काम आने वाले हैं। इसके बाद सीधे हम आ जाएंगे क्वेश्चन पे। पहला फॉर्मूला जो आपके काम आएगा, मिली इक्विवेलेंट्स। अच्छा, अब मैं इसको बार बार मिली इक्विवेलेंट्स क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम हम जो लेंगे वो जनरली मिलीलीटर में लेते हैं। अब आपने देखा ना कितना सा ब्यूरेट, कितनी सी पिपेट और कितना सा फ्लास्क, तो लीटर में तो ले नहीं सकते, तो हम किस में लेंगे, मिलीलीटर में लेंगे। तो हम यहाँ पे इक्विवेलेंट्स नहीं निकालेंगे, हम मिली इक्विवेलेंट्स निकालेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम को, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। तो हम यहाँ पे सारी बात मिली इक्विवेलेंट्स के टर्म्स में करें तो कैलकुलेशन और समझने में आसानी रहती है बिना कंफ्यूजन के, ठीक है। चलो देन सबसे पहला फॉर्मूला इक्विवेलेंट्स निकालने का, मिली इक्विवेलेंट्स निकालने का क्या होता है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इंटू मिलीलीटर। खटाखट मेरे साथ बोलते जाओ, आपको याद होने चाहिए सारे फॉर्मूले, क्योंकि ये सब आपको आता है, ये मैं कुछ नया नहीं बता रही, बस एक जगह पे लिख रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि हम ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, यू कैन ऑटोमेटिकली रेफर क्विकली, ठीक है। ओके, देन आप और क्या जानते हैं, आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का एक और फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का एक और फॉर्मूला क्या जानते हैं, वेट इन ग्राम्स दिया। भाई तरीका कौन सा अपनाएंगे, ये आपको क्वेश्चन देख के चूज करना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है उसके हिसाब से आप फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यस आपके सारे हथियार आपको पता होने चाहिए। वेट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं, वेट इन ग्राम्स, अगर क्वेश्चन में वेट इन ग्राम्स दिया हुआ है, जो कि दिया होता है अक्सर, अभी आप देखेंगे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, अपॉन, अब इस इक्विवेलेंट वेट को खोल के लिख दो, क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर, ठीक है, इनटू एन फैक्टर। इसके अलावा एक और तरीका है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का, और क्या तरीका है, इसके अंदर हम मोलारिटी दी गई है, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर निकाल लो, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक है। मोलारिटी इंटू एन फैक्टर क्या दे देगा, नॉर्मेलिटी, ये नॉर्मेलिटी है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर गिव्स यू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। यहां से भी आप निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ये वॉल्यूम इन लीटर्स है क्योंकि मैंने इक्विवेलेंट्स लिखा है इसलिए, ऊपर मिली इक्विवेलेंट्स लिखा है इसलिए ml में वॉल्यूम लिखी है। और कौन से तरीके से आप निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट्स, और कैसे निकाल सकते हैं, और क्या पता है आपको, मोलारिटी दी है ना, तो मोल्स पता है, मोल्स इनटू एन फैक्टर, ये भी आपको इक्विवेलेंट्स दे देगा, मोल्स इनटू एन फैक्टर, ये भी आपको इक्विवेलेंट्स दे देगा। तो कुछ भी दिया हो, आपको मोल्स दिया हो, सब्सटेंस का नाम तो दिया ही होगा, एन फैक्टर निकाल लिया, आपको मोलारिटी दी है, सब्सटेंस का नाम दिया होगा, एन फैक्टर निकाल लिया, हो गई आपकी नॉर्मेलिटी, मिल गई नॉर्मेलिटी, या इक्विवेलेंट्स मिल गए वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके। वेट इन ग्राम्स दिया है, सब्सटेंस का नाम तो दिया ही होगा, तो इक्विवेलेंट वेट या फिर उसका एन फैक्टर एंड मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और फिर ये वाला डेटा तो है ही अपने पास।
इसके बाद लास्ट में एक और चीज, एट एंड पॉइंट। एट एंड पॉइंट, इन सबको यूज कैसे करना है, इन सबको हमें एंड पॉइंट पे यूज करना है, जो कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। क्या बोल रहा है अपने को, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। क्या, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, इसको अप्लाई करना है। और एक चीज और क्या कर सकते हैं, हाँ, इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दिए गए हैं। मिली इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे बताओ, मिली इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे बताओ। 1000 का खेल है, किसका, 1000 का खेल है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स अपॉन 1000। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स अपॉन 1000। वॉल्यूम का कन्वर्जन जो हम करते हैं बस वही हटाना है, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स अपॉन 1000। सो इस तरीके से ये फॉर्मूले हम बार बार यूज करने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। क्या दिव्यायन, आप डेफिनेटली उसके अंदर एन फैक्टर निकालने का तरीका भूल रहे हैं। आप एन फैक्टर, आपको अगर बैलेंसिंग में आरसीएम के नहीं बन रहे हैं, आरसी मुखर्जी की, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं एन फैक्टर निकालना भूल रहे हैं। एन फैक्टर निकालने का तरीका रिवाइज करिए, आप क्वेश्चन को टाइम लगाइए, क्वेश्चन में टाइम लगाइए, जल्दी मत करिए। सीख रहे हैं ना, सीखने के प्रोसेस में हम जल्दी नहीं करते हैं, हम जल्दी करते हैं जब हम सीख चुके हैं और हम बैठे क्वेश्चन सॉल्व करने, तब हम टाइमर लगा के बैठते हैं, ठीक है। आप क्या करो, आप वापस से एन फैक्टर्स निकालो। आपकी गड़बड़ कहीं ना कहीं एन फैक्टर्स में ही हो रही है, और ये एनालाइज करने में कि एक ही सब्सटेंस का के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है, वहां निकालने में आपसे गड़बड़ हो रही है। क्योंकि वो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतना डिफिकल्ट नहीं है बैलेंसिंग, ठीक है। आप करो, इजीली हो जाएगी, बस एन फैक्टर ठीक से आना चाहिए। देखो यहां पर भी सारा काम किसका है, देखो हर जगह एन फैक्टर, एन फैक्टर, एन फैक्टर, ठीक है। तो एन फैक्टर आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं, आपको एक एक कॉन्सेप्ट हर जगह क्लियर होना चाहिए। और बाकी तो ये जो टॉपिक है ये दिखने में बहुत आसान है, सबने बोला बहुत आसान है, लेकिन अब असलियत सामने आएगी अगली स्लाइड से जब हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। स्टार्टिंग के लिए मैं आपको देती हूँ एक हलवा क्वेश्चन, जो मेरे ख्याल से आप कर लेंगे, पहले खुद से ही कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेट द, चलो अब तैयार हो जाओ भाइयों और बहनों और उन सब के दोस्तों, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स एंड इक्विवेलेंट्स। ये क्या तार फंस रहा है भाई, मैं गिर ही ना जाऊं। इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन, ये आप ट्राई करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 लीटर ऑफ N/10, ये लिखवाया था मैंने, आपको याद है। N/10 क्या होता है, डेसी नॉर्मल NaOH सोल्यूशन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ N/10। N/10 का क्या मतलब है, हमने मोलारिटी जब पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था मोलर, सेमी मोलर, डेसीमोलर, याद आया। तो उसी तरह से नॉर्मल, सेमी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, ये क्या है N/10 यानी कि डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे आंसर टाइप करो चैट बॉक्स में क्विकली। कौन सा क्वेश्चन दिया था अनीश, कौन सा क्वेश्चन दिया था जो मैं करा दूं होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बैलेंसिंग के। ये तो मैं कराऊंगी, आप पहले इसको एक बार ट्राई करो, सिंपल है, अपना दिमाग एक बार इस पे लगाओ अगर इसकी बात कर रहे हो तो। चलो जल्दी जल्दी बताओ, चलो क्विकली।
नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होते हैं, क्या दिया है यहाँ डेटा, नॉर्मेलिटी दी है और वॉल्यूम दी है, ठीक है, n इंटू वी। नॉर्मेलिटी कितनी दी है, 1/10, नॉर्मेलिटी कितनी दी है, 1/10, ठीक है, नॉर्मेलिटी दी है 1/10, वॉल्यूम कितनी दी है। अब मिली इक्विवेलेंट्स पूछे तो बस थोड़ा सा ध्यान देना था, मिली इक्विवेलेंट्स पूछे हैं तो वॉल्यूम जो है अब आपको वो मिलीलीटर में लेनी पड़ेगी। सो वॉल्यूम मिलीलीटर में 1000 मिलीलीटर हो जाएगी, ठीक है। सो इट विल बी 100 मिली इक्विवेलेंट्स, ठीक है, 100 मिली इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स। अब एक बार इसमें इक्विवेलेंट्स भी निकाल लो, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स एंड इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स भी निकाल लो। देखो अभी एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, क्या बताया था, देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का, मिली इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय 1000, जल्दी करो, नंबर ऑफ, स्टार्टअप क्वेश्चन है ये बिल्कुल, गिव यू अ सॉफ्ट लैंडिंग इनटू द, आज सॉफ्ट लैंडिंग का दिन है भाई, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, n इंटू वी, सो 1/10 0.1 इंटू वी के, अरे यार वी लिख दिया मैंने, इंटू 1 दैट इज 0.1 इक्विवेलेंट, ठीक है, 0.1 इक्विवेलेंट। सबने कर लिया होगा, सबने कर लिया होगा ये क्वेश्चन, ठीक भाई, चलो ग्रेट। बैलेंसिंग, अनीश पहले ये करा दूं, अब ये स्टार्ट कर दिया है तो पहले ये करा दूं बैलेंसिंग, फिर इसके बाद कर लेंगे, ठीक है, या फिर मैं इसकी जो पीडीएफ डालूंगी उसमें डाल दूंगी, सॉल्व करके उसमें डाल दूंगी, देखते हैं पहले, क्योंकि इसको स्टार्ट कर दिया तो लेट अस बिगिन मीन कंटिन्यू विद दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है नो डाउट, ठीक है, मैं उसको करवा दूंगी, डोंट वरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ, the volume of 0.05 molar H2SO4 required to neutralize 80 ml of 0.13 normal NaOH will be। मैं जो क्वेश्चन लेके आई हूँ ये वैसे तो मेरे पास ऑप्शंस वाला क्वेश्चन है, बट आप सॉल्व करो, लिख दूँ ऑप्शंस, चलो लिख देती हूँ, आप सॉल्व करो इसे। 104 ml, सेकेंड ऑप्शन है 52 ml, थर्ड ऑप्शन है 10.4 ml एंड फोर्थ ऑप्शन है 26 ml। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे द वॉल्यूम ऑफ 0.05 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 80 ml ऑफ 0.13 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन, यानी कि न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेगा, कंप्लीट रिएक्शन होने के बाद इक्विवेलेंस ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस, ठीक है, दोनों साइड N1V1 विल बी इक्वल टू N2V2। सो इक्विवेलेंस जो है वो बराबर होने चाहिए। इक्विवेलेंस के लिए आपको क्या दिया गया है, वॉल्यूम दी गई है, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है आपको। सो इक्विवेलेंस हियर, इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 न्यूट्रलाइजेशन पर क्या होगा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगेगा, विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ NaOH। अभी इक्विवेलेंस के लिए हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, मोलारिटी दी गई है इसकी यहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, आपको इक्विवेलेंस, आपको नॉर्मेलिटी दे देगा, इनटू वॉल्यूम, ये आपको फाइंड आउट करनी है, शुड बी इक्वल टू, वॉल्यूम दी गई है इसकी और नॉर्मेलिटी भी दी गई है, तो इट इज लाइक 0. मैं पहले तो फॉर्मूला ही लिख दूं ना ताकि आपको एक सपोर्ट रहे, N1 एंड N2 एंड V2, ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा। आपको वॉल्यूम भी दी गई है, आपको NaOH की वॉल्यूम भी दी गई है, आपको NaOH की नॉर्मेलिटी भी दी गई है, आपको
हाउएवर आपको H2SO4 का क्या दिया गया, मोलारिटी दी गई है। मोलारिटी से आपको नॉर्मेलिटी तक पहुंचना है और नॉर्मेलिटी से आपको इक्विवेलेंट तक पहुंचना है, ठीक है। सो मोलारिटी से नॉर्मेलिटी तक पहुंचने का रास्ता जाता है एन फैक्टर से, और उसके बाद का रास्ता इक्विवेलेंट तक का जाता है वॉल्यूम से। एक बार सॉल्व करिए और आंसर बताइए, ठीक है। एक बार जल्दी से अप्लाई करिए वो वैल्यूज और आंसर बताइए क्विकली सॉल्व करके। मोलारिटी देखते हैं मैं जल्दी कर पाती हूँ कि आप, मिलीलीटर में ही आ जाएगी वॉल्यूम। इधर क्या है 0.13 इंटू 80। देखिए आंसर आ चुका है आपके सामने, आप जल्दी से इसको चेक करिए कि आपने क्या यही किया है। जल्दी से चेक करिए अपना कैलकुलेशन, क्या आपने यही किया है। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस से आएंगे, डोंट वरी, पहली बार में नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा होगा, इस बात को मान के चलिए कि पहली बात में नहीं आएंगे। अपने आप को बोलिए बकअप बडी, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, रीड करिए, ढूंढना क्या है, इक्विवेलेंस, ढूंढना क्या है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के लिए हमें किस किस चीजों की जरूरत है, उसमें से क्या क्या दिया गया है, चाहिए क्या और आपको दिया क्या क्या गया है। दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड, बस इतना ही याद रखना है। आज हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कर रहे हैं, आज हम रिडॉक्स टाइट्रेशन नहीं कर रहे, ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। लिख दूं मैं इस बात को भी यहाँ पे, ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आज हम जो कर रहे हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कर रहे हैं, मैं कहाँ लिखूं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। आज की क्लास ये रहा आपका क्वेश्चन। आ गया हो तो जल्दी से आंसर बताइए तो मैं आगे बढ़ूं, अगला क्वेश्चन पे चलूं। कोई दिक्कत है तो वो बताइए, तो उस दिक्कत को सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। थोड़ा सा कहीं अटक रहे हैं तो वो बताइए ताकि उसको सॉल्व करें। वेरी गुड क्रिश, वेरी गुड। अनीश आप भी करिए जल्दी से क्वेश्चन, और बाकी लोग वो लोग भी क्वेश्चन करें और आंसर दें। आंसर देने से क्या होगा भाई, क्वेश्चन करने से क्या होगा, आपको आता चला जाएगा, जहां अटकेंगे वो पूछ लेंगे। अभी लाइव क्लास का यही तो फायदा है। कोई बात नहीं, वेरी गुड अनीश, वेरी गुड। एन फैक्टर में गड़बड़ हो गई, देखो एसिड है, देखो ये यही वो टाइम है जब आप एन फैक्टर के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते जाओगे, दिस इज द टाइम, ठीक है। अप्लाई करते हैं तब हम रिकॉल कर लेते हैं, हम अटकेंगे, अटकना हमको ये बताता है कि मुझे इसको रिवाइज करने की जरूरत है, तो अटकना नहीं है। जल्दी से एन फैक्टर वाला पेज खोल के देखना है कि एन फैक्टर इस एसिड का कैसे निकालते हैं, बेस का कैसे निकालते हैं। रेफर टू द नोट्स एंड कम बैक, ठीक है। नोट्स तो बनाई होंगे आई गेस आपने साथ में पढ़ते पढ़ते, और मैंने पीडीएफ शेयर भी कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, मूविंग ऑन। ये क्यों हुआ, हाँ चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इससे एक स्टेप ऊपर, नहीं सेम सिमिलर ही है, इसको अब आप कर लेंगे मेरे ख्याल से। 8 ml ऑफ n/10 HCl are required to neutralize 20 ml solution of sodium carbonate in
water. Normality of sodium carbonate solution is, ये भी ऑप्शंस वाला ही क्वेश्चन है. अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है. डेटा, सबसे जरूरी काम होता है, आपकी आधी तकलीफ सॉल्व हो जाएगी जैसे ही आप डेटा जॉट डाउन करेंगे सही तरीके से. डेटा जॉटिंग डाउन आपको बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी दे देता है कि आपको दिया क्या क्या है, ढूंढना क्या क्या है. तो आपके दिमाग को तुरंत एक मैसेज चला जाता है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा भाई, फॉर्मूला कौन कौन सा लगेगा. मान लो वॉल्यूम ढूंढनी है तो वॉल्यूम, या नॉर्मेलिटी ढूंढनी है तो नॉर्मेलिटी ढूंढने के लिए मैं कौन कौन से फॉर्मूले लगा सकती हूँ और कौन सा लगाऊं. इतने फॉर्मूले हैं, उनमें से कौन सा लगाऊं. अगर मेरे को ये क्लैरिटी से पता है कि डेटा ये गिवन है, तो डेटा आप क्लियरली छांट के अपने सामने लिखिए. देखिए मैं हमेशा यहाँ पे बहुत क्लैरिटी से, एक स्लाइड छूट गई, यहाँ पे हमेशा ये चीजें लिखी हैं, तो इनकी वैल्यूज यहाँ लिखते जाने से आपको क्लियरली पता होता है कि क्या लिखना है. चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को. ऑप्शन में ये रहा ना सेकंड ऑप्शन, क्रिश ये तो रहा सेकंड ऑप्शन. 0.04 0.040 लिखा है मैंने वहां. सो इट्स ओके, ठीक है कोई बात नहीं. दिव्यायन क्या हो गया, इक्विवेलेंस पॉइंट और स्टैंडर्ड पॉइंट नहीं होता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है. स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो होता है जो हमने प्रिपेयर किया है. इक्विवेलेंस पॉइंट वो होता है जो थियोरेटिकली हम यहाँ कह रहे हैं कैलकुलेट करने पे कि इतना वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड होगा इस सोल्यूशन, इस अननोन सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए. और एंड पॉइंट वो होता है जिसपे हम एक्चुअली कलर इंडिकेटर कलर चेंज करता है, जो प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तब जिस रीडिंग पे हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने रीडिंग निकाली है 20 ml, ठीक है, ये तो आपने थियोरेटिकल रीडिंग निकाली, लेकिन वहां पे आपको 20.8 ml पे आपका जाके एंड पॉइंट आया, तो दैट्स एंड पॉइंट. जिस वक्त इंडिकेटर ने कलर चेंज जब किया, इंडिकेटर ने कलर चेंज 20.8 ml पे किया या 21 ml पे किया, सो दैट विल बी योर एंड पॉइंट, दिस विल बी योर इक्विवेलेंट पॉइंट. ठीक है, हाँ करेक्ट. चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ये अगला क्वेश्चन, पीछे की स्लाइड छूटी थी, यहाँ कर लेते हैं. क्वेश्चन इज calculate the volume of 0.2 molar calcium hydroxide
ये मैं आपको बहुत हल्के क्वेश्चंस दे रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा यूज टू हो जाए, फिर अगला क्वेश्चन मतलब अब इसके बाद स्टेप अप हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज a sample .245 gram of SO4। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड solution required to neutralize a sample containing 0.365 gram of HCl and 0.245 gram of H2SO4। यानी कि दो एसिड्स हैं, उनका मिक्सचर है, आपको बेस दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपसे पूछ रहे हैं कि कितनी वॉल्यूम रिक्वायर्ड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की इन दोनों एसिड के मिक्सचर्स को न्यूट्रलाइज करने की। बताओ एक बार सोच के जवाब दो कि क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, इक्विवेलेंस ऑफ एसिड्स इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस, बस। अब इक्विवेलेंस ऑफ एसिड्स में देखो हमें क्या मिल रहा है, एक्चुअली क्या न्यूट्रलाइज हो रहा है, H+ आयन न्यूट्रलाइज हो रहा है, कहां कहां से आ रहा है, HCl से भी आ रहा है और H2SO4 से भी आ रहा है, तो दोनों जगह के दोनों के इक्विवेलेंट्स लिख लेंगे, दैट विल बी टोटल इक्विवेलेंस ऑफ एसिड्स, दैट शुड बी इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंस ऑफ बेस, दैट्स इट, राइट। समझ आई। अब इसे एक बार अप्लाई करके देखो, गलती करोगे तो मेरे बोर्ड से चेक करना, अप्लाई करो, बोर्ड पे मत देखना, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा फास्टर हो जाए, आप सॉल्व करो अपनी नोटबुक में। आप चाहें तो पेज पलट के फॉर्मूले रेफर कर सकते हैं, क्या डेटा गिवन है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इस डेटा के अकॉर्डिंग।
आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर। वन 155 ml। चेक करो एक बार। .365 by 36.5 प्लस 0.245 by 49, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.005 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.01 आएगा। दैट विल बी इक्वल टू 0.2 इंटू 2 मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। क्या करा है चेक करो। चेक करिए आंसर चेक करिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो ये गलती कर रहे हो ना, तो इस गलती को साइड में लिख लो, किसकी इक्विवेलेंस गलत लिख रहे हो, तो एक पेज फुल हो जाएगा हमारे पास लिस्ट ऑफ एरर्स। देयर शुड बी अ लिस्ट ऑफ एरर्स जिनको हमें रेक्टिफाई करना है। व्हाई शुड वी मेक दैट? सो दैट वी कैन रेक्टिफाई दोज एरर्स। कोई बात नहीं, चलो तरीका सही होना चाहिए, कैलकुलेशन तो आप करते करते इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ मतलब ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। सो राइट, इसको ml में कन्वर्ट कर लेंगे तो 37.5 आ जाएगा। 1 2 3, हाँ ठीक है, 37.5 मिलीलीटर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन 2 था, ये क्वेश्चन 3 था, और ये क्वेश्चन 1 था शायद। जी क्वेश्चन 2 था, ये क्वेश्चन 4 है, ये क्वेश्चन 3 है। चलो भाई क्वेश्चन 5। ml देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद, ध्यान से पढ़िएगा, अब सुनिएगा ध्यान से, विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ द टू कंपाउंड। 1 ग्राम सैंपल है हमारे पास एक मिक्सचर का जिसके अंदर सोडियम कार्बोनेट भी है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है। अब दोनों के मोल्स जो हैं वो उसके अंदर बराबर हैं। ये बातें आपको क्वेश्चन पढ़ के समझनी है, ठीक है, ये बातें आपको क्वेश्चन पढ़ के समझनी है, ठीक है, ये बातें आपको क्वेश्चन पढ़ के समझनी है। समझनी है इसलिए क्योंकि
आपको इसलिए समझनी है क्योंकि ये क्वेश्चन आप उसी हिसाब से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए। ट्राई किया, ट्राई करिए क्वेश्चन को क्विकली। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको हेल्प करती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। टोटल मास कितना है, कितना है 1 ग्राम। तो हम यहाँ पे मान लें कि किसी भी एक का मास Na2CO3 का मास कितना है x मान लेते हैं एक का मास। दूसरे का मास ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, NaHCO3 का मास कितना हो जाएगा 1 - x। यस ऑब्वियसली। ये क्यों किया हमने, क्यों, क्योंकि वो कह रहे हैं आपको, देखो क्वेश्चन में क्या है, इक्विमोलर रेशियो, इक्विमोलर रेशियो, और यहाँ पे दिया है दोनों के मासेस का सम। तो यानी कि आपको एक उन्होंने क्लू दे दिया कि भाई 1 ग्राम है, अब इसके अंदर दोनों के कुछ कुछ मोल्स हैं, लेकिन वो मोल्स आपस में बराबर हैं। आपको क्या करना है, सीधे सीधे इसका मोलर मास निकालो। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है 23 × 2 प्लस, ओके, सो दैट विल कम आउट टू बी 106। इसका मुझे याद है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी मॉलिक्यूलर वेट होगा 23, 24, 48, 84, 84, 84 होगा, 86 होगा, 84, ठीक है 84 होगा। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि इनके मोल्स, क्या, इनके मोल्स बराबर हैं, मोल्स बराबर हैं, इक्वल है, इक्विमोलर रेशियो, दोनों के मोल्स इक्वल हैं, दोनों के मोल्स इक्वल हैं। तो मोल्स निकालते ही आपको दोनों के मासेस मिल जाएंगे ना, इक्वेट करते। तो मोल्स को यहाँ इक्वेट कर दो, साइड में करते हैं। मोल्स कैसे होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, दोनों के मोल्स जो है वो इक्वल है, 1 - x अपॉन 84। सॉल्व करके मुझे बताओ x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, सॉल्व करके बताओ x की वैल्यू क्या आ रही है। और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्विमोलर रेशियो आपको क्या करना है, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ इतना NaCl रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली। ये दोनों बेसिक हैं, किसके कितने इक्विवेलेंट्स हैं वो कैलकुलेट करने होंगे, उसके बाद आप न्यूट्रलाइजेशन कराएंगे। तो आप सबसे पहले क्या निकालिए, सबका मास निकालिए। कैसे निकालोगे, मोल्स, इक्विमोलर रेशियो का यूसेज करके। वो कैसे करोगे, मॉलिक्यूलर वेट का इस्तेमाल करके, क्योंकि दोनों के मोल्स इक्वल हैं। तो एक का मास टोटल मास इनका 1 ग्राम है। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है, कैलकुलेट करके बताओ। तो कहां से आ गए यार, x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, कैलकुलेट करके बताओ। मतलब सोडियम कार्बोनेट का मास कितना आ रहा है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मास कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ क्विकली। सॉल्व करो पूरा, 53/95 सॉल्व करो, करेक्ट है, सही जा रहे हो, सॉल्व करो 53/95। सॉल्व करो पूरा, क्रिश पूरा सॉल्व करो, पॉइंट्स में आएगा, क्योंकि 1 ग्राम से कम है ना, पॉइंट्स में आएगा। सॉल्व करो पूरा, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सॉल्व करो। चलो
x यहाँ कितना आ जाएगा आपका x, यानी कि आपके सोडियम कार्बोनेट का मास आ जाएगा 0.558 ग्राम्स, इसको आप सॉल्व करेंगे तो, और ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट का मास। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मास हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.558, दैट इज 0.1, दैट इज आ जाएगा ये आपका 0.442 ग्राम्स। सो ये दो मासेस आपको यहाँ पे मिल गए हैं। ठीक है, दोनों मासेस मिल गए। अब क्या करना है, मासेस मिल गए, अब क्या कर सकते हैं, अब हम इक्विवेलेंट्स क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अब उसके लिए हमें एक और चीज पता होनी चाहिए, एन फैक्टर। एन फैक्टर, अब बताओ ये दोनों कौन है, मतलब इनकी प्रजाति बताओ, सोडियम कार्बोनेट की प्रजाति और इनकी प्रजाति, यानी कि व्हाट एम आई आस्किंग फॉर, आई एम आस्किंग फॉर वेदर दे आर एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स, क्लासिफाई देम क्विकली, दे आर सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स का एन फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट वेट, व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, मोलर वेट आपने निकाल लिया है, इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इट्स एन फैक्टर। सो सोडियम कार्बोनेट में एन फैक्टर क्या है, सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज, कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, 106 डिवाइड बाय 2, ये दिख रहा है 2 सोडियम, सो डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 53। इक्विवेलेंट वेट कितना है इसका, 53। इधर इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा। अब बताओ इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कितना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, लेट मी सी कैन यू आइडेंटिफाई इट और नॉट। जो बिल्कुल बेसिक बात है वो आपको याद भी है कि नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जो बेसिक बात है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में, कि आप इसका एनायन केटायन सही तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चेक करिए और जल्दी बताइए मुझे इसमें केटायन कौन है और एनायन कौन है। छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है क्रिश, करेक्ट है, क्या किसका बताया तुमने बेटा, छोटी छोटी बातें जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि इसमें एनायन कौन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में एनायन कौन है और केटायन कौन है, बिल्कुल बेसिक बात। यहीं पे गलती कर जाते हैं, यहीं पे गलती कर जाते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हाइड्रोजन कार्बोनेट एनायन है और अकेला एक सोडियम आयन जो है वो पॉजिटिव आयन है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इस पे 1 है, इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का 84 ही है। इक्विवेलेंट वेट क्यों, क्योंकि ये किससे बना है, Na+ और HCO3- एनायन केटायन, टोटल पॉजिटिव चार्ज एन फैक्टर 1, इधर एन फैक्टर Na+ और CO3 2-, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, 2, इसलिए एन फैक्टर 2। याद करो हमने बिल्कुल शुरुआत में ये बात करी थी। ठीक है, ये गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, बिल्कुल बेसिक है। चलिए अब आपको क्या मिल गए, इक्विवेलेंट वेट मिल गए। आपको क्या करना था, वापस चलते हैं, हमें करना क्या था, हमें क्या करना था, हमें अब जाके लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना है। क्या करना है, हमको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना है। ये तो हो गई बिल्कुल पहले की बेसिक कैलकुलेशन। अब आ जाओ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाओ। कैसे, इक्विवेलेंस ऑफ बेस शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ एसिड। ठीक है, इक्विवेलेंस ऑफ बेस कहां से आ रहे हैं, इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 प्लस इक्विवेलेंस ऑफ NaHCO3 शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ HCl। अब आप इनके इक्विवेलेंस लिख डालिए, काम खत्म। इक्विवेलेंस लिख डालिए, कितने हैं, क्या है, कैसे कैलकुलेट करोगे। ये आपने क्या निकाला था, गिवन मास, आपको क्या दिया गया है, ये गिवन मास दिया गया है, वेट दिया गया है, ये वेट निकाला है आपने, वेट निकाला है, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट विल गिव यू, इक्विवेलेंट वेट भी निकाल लिया, गिवन मास भी निकाल लिया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकल आएंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितने हो गए, 0.558 डिवाइडेड बाय इसका ये रहा मोलर इक्विवेलेंट वेट
डिवाइडेड बाय 53 प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहाँ गया, ये रहा 0.442 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास 84, सॉरी इक्विवेलेंट वेट 84 शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंस वॉल्यूम ही फाइंड आउट करनी है। सो 0.1 नॉर्मल इनटू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हमको फाइंड आउट करनी है। ये वॉल्यूम हमको फाइंड आउट करनी है। सो वॉल्यूम ये काफी छोटा दिख रहा है तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में निकल आएगी, लीटर में बहुत छोटी वैल्यू आएगी, राइट। और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मैंने सॉल्व कर रखा है। सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो वॉल्यूम, इसको मैंने पूरे को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्यों कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे ये मिलीलीटर में वैल्यू आ जाए, ठीक है। 10.52 प्लस 157 आज दिन की क्यों छुट्टी हो जाएगी, परसों फिर क्लास है, छुट्टी क्यों हो जाएगी, तुम कहीं जा रहे हो? ओके चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स, ये समझ में आया हमने क्या किया है, समझ में आया इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए जितने क्वेश्चंस करेंगे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इसके ट्राई करने, अटकोगे फंसोगे, बेसिक पे जाना, एन फैक्टर, बेसिक पे जाना, एन फैक्टर, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस और एसिड के इक्विवेलेंस इज इक्वल टू बेस के इक्विवेलेंस, उनको इक्वेट करना। उसके बाद देखना क्या क्या चीजों की जरूरत है, सब मिलेगा, सब हो जाएगा। सिर्फ अपने फॉर्मूले चेक करना, सामने रखना फॉर्मूले, और सामने रखना अपना डेटा जो जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। हो सब कुछ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। देखो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, एक बार फिर से ब्रीफ कर देती हूँ। फाइंड आउट द वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ HCl की वॉल्यूम निकालनी है जो कि न्यूट्रलाइज करेगा किसको, एक ऐसे मिक्सचर को जिसके अंदर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं और उन दोनों के मोल्स जो हैं वो बराबर हैं। हमने मोल्स का इस्तेमाल करके उनके मास निकाले। मास क्यों निकाले, मास निकालने से हम उनके इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। कितने इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट हैं उस मिक्सचर में, हम ये निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने मोल्स की इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी थी उसको इस्तेमाल करके हमने उनके मास निकाले, ठीक है। मोल्स की इंफॉर्मेशन जो दी थी वो हमने यहाँ पे यूज करी थी, ये रही, ठीक है। मोल्स इक्वेट किए थे, सोडियम कार्बोनेट के मोल्स इक्वल हैं किसके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मोल्स से। सो हमने यहाँ से कैलकुलेट करके उनका मास निकाल लिया था कि दोनों का मास कितना था, x प्लस 1 माइनस एक्स, मतलब टोटल मास उनका कितना था, 1 ग्राम था। टोटल मास कितना था, 1 ग्राम था, ठीक है। टोटल मास ऑफ मिक्सचर वॉज इक्वल टू 1 ग्राम। तो हमने यहां से, और ये इक्विमोलर रेशियो था, इक्विमोलर रेशियो था। सो हमने यहाँ से उनके मोल्स निकाल लिए। मोल्स निकालने के, मोल्स पता थे, सॉरी, हमने उसका मास निकाल लिया। मास निकालने के बाद दोनों के जब हमको मासेस मिल गए, हमने उनके इक्विवेलेंट वेट्स भी निकाल लिए, क्योंकि हमें ये सब्सटेंसेस का नेचर पता था कि ये सॉल्ट्स हैं, ठीक है। तो उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके हमने उनके इक्विवेलेंट वेट्स निकाल लिए। हमें यही चाहिए थे, किस लिए, क्योंकि हमें एक्चुअली तो क्या कराना था, एक्चुअली हमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना था, जिसके अंदर इक्विवेलेंस ऑफ बेस, टोटल इक्विवेलेंस ऑफ बेस, क्या, टोटल इक्विवेलेंस ऑफ बेस। टोटल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दो चीजों का मिक्सचर है। टोटल इक्विवेलेंस ऑफ बेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ एसिड।
एसिड के इक्विवेलेंट्स में आपको नॉर्मेलिटी दी गई थी, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी थी, और ये सारी कहानी आपने बेस के इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए करी थी। ठीक है, सो यहाँ पे आपको, क्योंकि ये मिलीलीटर में चाहिए थी, मैंने इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट, गिवन मास कितना था क्वेश्चन में से निकाला हमने, बाय इक्विवेलेंट वेट। फिर अगेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का गिवन मास यूज्ड इन द क्वेश्चन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। दोनों ने हमें इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस दे दिए, उनको ऐड करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस मिल गए। ये टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस आ रहे हैं 15.75। हमने नॉर्मेलिटी से डिवाइड कर दिया तो वॉल्यूम HCl की हमको मिल गई। आप एक एक स्टेप ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए वीडियो, लेकिन बार बार आप मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करें उनको और सॉल्व करिए। अभी टाइम ज्यादा हो गया, मैं क्वेश्चंस और भी लेके आई थी। ठीक है, क्वेश्चंस तो मैं और भी लेके आई थी, बट टाइम अब ज्यादा हो गया है, राइट। तो आप के पास जो भी सपोर्टिंग मटेरियल है उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। दिमाग खपाना पड़ेगा, ये टॉपिक है जूझने वाला, जिसमें आपको लड़ाई करनी पड़ी टॉपिक से, और हर बार चेक करना पड़ेगा क्या मैंने करेक्ट इन्फॉर्मेशन यूज करी है, मुझे क्या क्या चाहिए था और मैंने क्या क्या लिखा है क्वेश्चन में से, और जो फाइंड आउट करना है उसके लिए मुझे किन चीजों की जरूरत है। यू हैव टू थिंक ऑन दीज लाइन्स इफ यू आर गेटिंग स्टक। ठीक है, और आसान नहीं है ये मैं पहले बता दूं, इसलिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो अलर्ट माइंड से करिएगा इन क्वेश्चंस को। ठीक है, डिफिकल्ट होता है, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं आता, बड़े बड़े प्रोफेसर्स को नहीं आता, हम भी अटकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं अटकते, सब अटकते हैं रीडॉक्स में। तो आप तो बिल्कुल बिगिनर हैं, सो हैव दैट फेथ एंड करेज कि आप उसको ट्राई करते रहें, अपने पॉइंट्स को चेक करें हर जगह कि क्या लिखा है मैंने और क्या लिखना चाहिए था, क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए क्लैरिटी रखें। ठीक है, नहीं आए कोई बात नहीं, दोबारा करिएगा, राइट। चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आगे की क्लासेस में हम कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे, और फिर आगे हम करेंगे रीडॉक्स टाइट्रेशंस। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। एंड यस, लॉन्चिंग मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा 6 बजे।